हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक के साथ जारी रखेंगे जिसे हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जो था हमारा वित्तीय बाजार संगठन और कंपनियां। ये जो है ये इसका भाग्य 2 होने वाला है। पहले वाला जो था वो भाग्य 1 था। तो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज, और ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवर द काउंटर ओटीसी टेलीफोन मार्केट को, एनडीएस ओएम वेब को, जी सैक्स बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम कहते हैं सीसीआईएल, इसकी भूमिका को, फिम्डा की भूमिका और कार्य को, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार और पूंजी बाजार के उपकरण, एसटीटी, भारत में वित्तीय संगठन, भारत में निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक को, वर्तमान अध्यक्ष, एक्सिम बैंक के उद्देश्य क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्या है जिसे हम सिडबी कहते हैं, एनएचबी क्या है, राष्ट्रीय आवास बैंक, अंत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, और इन सभी के सारांश को। यदि हम इन्हें इंग्लिश में देखना चाहें तो ओवर द काउंटर ओटीसी टेलीफोन मार्केट, एनडीएस ओएम वेब, मेजर प्लेयर्स ऑफ जी सेक्स मार्केट, रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल, रोल एंड फंक्शंस ऑफ FIMMDA, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट STT, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट नोन एज एक्सिम बैंक, करंट चेयरमैन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, एंड में इन सभी का समरी। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्व्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है जो हम इस लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम सभी के पास है जो कि हमें यहां पे समझना बहुत जरूरी है। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sarthi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे साथी@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। डिस्क्लेमर समझने के पश्चात आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम शुरुआत करेंगे ओवर द काउंटर, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं ओटीसी और संक्षेप में या फिर फुल फॉर्म में हम इसे कहते हैं ओवर द काउंटर। इसके बाद हम देखेंगे टेलीफोन मार्केट। ठीक है, इस बाजार में एक प्रतिभागी जो एक जीसैक खरीदना या फिर उसे बेचना चाहता है, देखिए दोनों ऑप्शन है, या तो वो खरीद भी सकता है या फिर वो बेच भी सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन। वह सीधे या ब्रोकर के माध्यम से बैंक, पीडी मतलब प्राइमरी डीलर, वित्तीय संस्थान से संपर्क कर सकता है और सुरक्षा की कीमत और मात्रा पे बातचीत कर सकता है। ठीक है,
यानी किसी को भी खरीदना है बेचना है तो वो सीधा ओवर द काउंटर या फिर इसका इस्तेमाल करके किसी भी बैंक से बात कर सकता है, किसी भी प्राइमरी डीलर से बात कर सकता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि जो भी सिक्योरिटी वो खरीदना चाहता है उसका प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अगला बंदा फैसला लेगा। ऐसी बातचीत टेलीफोन पर की जाती है और यदि दोनों पक्ष राशि और दर पर सहमत होते हैं तो एक सौदा हो सकता है। यानी आपस में मिलने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीफोन के थ्रू ही बात हो सकती है। और अगर दोनों राजी हो जाए एक चीज पे तो फिर उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एनडीएस ओएम वेब। तो आरबीआई ने 29 जून 2012 को एनडीएस ओएम वेब लॉन्च किया ताकि गिल्ट खाता धारकों को, जिन्हें हम कहते हैं GAH, द गिल्ट अकाउंट होल्डर, आप यहां भी देख सकते हैं उसे। देखिए गिल्ट क्या होता है, गिल्ट असल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दूसरा नाम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम शॉर्ट में GSEC भी कहते हैं और उन्हें गिल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनके प्राथमिक सदस्य को, जिन्हें हम कहते हैं PM या फिर प्राइमरी मेंबर्स, के माध्यम से एनडीएस ओएम पे सीधे भाग लेने की सुविधा मिल सके, इसी के लिए इसका इजाद किया था, केवल जोखिम नियंत्रक के रूप में और व्यापार की कीमत निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रही। GAH को एनडीएस ओएम की उसी ऑर्डर बुक तक पहुंचे हैं जैसे कि PM को है। GAH अपने ऑर्डर स्थापित, संशोधित, रद्द, रोक जारी को नियंत्रित करने की बेहतर स्थिति में है और बाजार में वास्तविक समय के लाइव कोड्स तक पहुंच रखते हैं। अब हम बात करें मेजर प्लेयर्स ऑफ GSEC मार्केट की। GSEC बाजार में प्रमुख खिलाड़ी वाणिज्यिक बैंक और PD के अलावा बीमा कंपनी जैसे संस्थागत निवेशक शामिल। ठीक है, अन्य प्रतिभागियों में आपके जो लोग शामिल हैं वो है सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपके म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि और पेंशन फंड, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स। वहीं पे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, जिसे हम कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, समय समय पे निर्धारित मात्रात्मक सीमाओं के भीतर GSEC बाजार में भाग लेने की अनुमति। कॉर्पोरेट्स भी अपने समग्र पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए GSEC खरीदते या फिर बेचते हैं। ठीक है, अब हम देखें रोल ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL, जिसे हम जानते हैं इसके नाम से भी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो हमारा CCIL है, इसका असल में क्या योगदान है चीजों को संभालने। तो जो हमारा CCIL है, ये GSEC के लिए असल में क्लियरिंग एजेंसी, यह दो समकक्षों के बीच खुद को मध्यस्थ या कहें इंटरमीडिएट बनाकर GSEC में सभी लेन देन के लिए केंद्रीय समक्ष, जिसे हम कहते हैं CCP, यानी सेंट्रल काउंटर पार्टी, ठीक है, केंद्रीय समकक्ष, इसके रूप में कार्य करते। प्रभाव में बात की जाए, प्रभाव में निपटान के दौरान CCP वास्तविक लेन देन के खरीदार के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए खरीदार बन जाता। OTC बाजार और NDS OM प्लेटफॉर्म पर किए गए सभी आउटराइट ट्रेड CCIL के माध्यम से ही क्लियर किए जाते हैं। इसके पश्चात अब हम देखें
रोल एंड फंक्शंस ऑफ फिम्डा, जिसे हम कहते हैं कई बार FIMMD, इसके क्या रूल्स ऑफ फंक्शंस होते हैं? देखिए, इसे कहा जाता है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMMD। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMMD। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सार्वजनिक वित्त संस्थानों, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राथमिक डीलरों, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सभी का ये एक संघ है और क्या कहें इनकॉर्पोरेटेड है एक कंपनी के तौर पे, जिसे 3 जून 1998 को कंपनी अधिनियम 1956 इसकी धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। FIMMDA ब्रांड जो बॉन्ड है इसका, ये मनी और डेरिवेटिव्स बाजारों के लिए एक स्वैच्छिक बाजार निकाय है। FIMMDA के सदस्य बाजार के सभी प्रमुख संस्थागत खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यता में राष्ट्रीयकृत बैंक जिसमें शामिल है आपके सबसे पहला भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। इसके सहयोगी बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर कहें कि नेशनलाइज बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक जैसे कि आपके हो गए ICICI बैंक, HDFC बैंक, विदेशी बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, वित्तीय संस्थान जैसे IDFC, एक्सिस बैंक, नबार्ड, बीमा कंपनियां जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिरला सन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और सभी प्राथमिक डीलर शामिल। तो हम कह सकते हैं ये सभी, जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, उसके बाद इसके साथ जितने भी इसके सहायक या एसोसिएट बैंक है वो हो गए, और बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक, फॉरेन बैंक्स जिसमें कि आपके बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जैसे कि IDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और बाकी सभी प्राइमरी डीलर्स हो गए। यह सभी इसमें शामिल। ठीक है। जो हमारा फिम्डा है ये बाजार में सहभागियों का प्रतिनिधित्व करता है और बॉन्ड, धन और डेरिवेटिव बाजारों के विकास में सहायता करता है। यह जो है इन बाजारों के कार्यकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर नियामकों के साथ एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। यह बेंचमार्क दरों और नए डेरिवेटिव उपकरणों की शुरुआत जैसे कि विकासात्मक गतिविधियों को भी अंजाम देने में सक्षम है, उन्हें भी अंजाम देता है। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, या जिसे कहते हैं हम पूंजी बाजार। यह एक बाजार है जहां निवेशक और खरीदार और प्रतिभूतियों के जारीकर्ता और विक्रेता वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि शेयर, बॉन्ड आदि के निर्गम सदस्यता व्यापार में सम्मिलित होते हैं। यानी जहां पे इन्वेस्टर्स एंड बायर्स हो गए, आपके इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेलर्स हो गए, ये सभी इश्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन में और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ट्रेड में जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स हो गए, इस समय में शामिल है। इस बाजार में दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, क्या कहें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेडेड होते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं जो कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार है, यानी प्राइमरी मार्केट है और आपके सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहला जो है हमारा प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट।
इस बाजार में प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि पहली बार जनता को पूंजी को जुटाने के उद्देश्य से सदस्यता के लिए पेश की जाती है। प्राथमिक बाजार में मुद्दों को सार्वजनिक अधिकार या वरीयता मुद्दों जैसे कि निजी प्लेसमेंट भी कहा जाता है, इन सभी में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक मुद्दों को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जिसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आगे फॉलो ऑन सार्वजनिक पेशकश जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग, इनमें वर्गीकृत किया गया है। जब कोई कंपनी पहली बार जनता को अपने मौजूदा शेयर की बिक्री या फिर दोनों के लिए ताजा शेयर जारी करती है या पेशकश करती है, इसे हम आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी जो पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी है या तो जनता को प्रतिभूतियों का ताजा मुद्दा करती है या फिर पेशकश दस्तावेज के माध्यम से जनता को बिक्री की पेशकश करती है, तो इसे एफपीओ कहा जाता है। ठीक है। अधिकार मुद्दा जिसे हम कहते हैं आरआई, यानी राइट्स इशू, वह है जब एक सूचीबद्ध कंपनी रिकॉर्ड की तिथि के अनुसार अपने मौजूदा शेयर धारकों को ताजा प्रतिभूतियों को जारी करने का प्रस्ताव करती है। इसके पश्चात एक निजी प्लेसमेंट कंपनी द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का एक चयनित समूह को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है, जो ना तो सार्वजनिक मुद्दा है और ना ही अधिकार मुद्दा। सेकेंडरी मार्केट, एक बार जब प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है और या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, इन्हें एक बाजार में व्यापार किया जा सकता है और द्वितीयक बाजार कहा जाता है। यह निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का एक मंच है। द्वितीयक बाजार उस बाजार को संदर्भित करता है जहां प्रतिभूतियों का व्यापार प्रारंभिक रूप से प्राथमिक बाजार में जनता को पेश किए जाने वाले या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद किया जाता है। अब हम देखें कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को, जिन्हें हम पूंजी बाजार के उपकरण भी कहते हैं। सबसे पहला है हमारा इक्विटी, सामान्य और पसंदीदा स्टॉक के धारकों की कंपनी में स्वामित्व हित। संचयी वरीयता शेयर, एक प्रकार के वरीयता शेयर जिन पर लाभांश संचित होता है यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो। संचयी परिवर्तनीय वरीयता शेयर, एक प्रकार के वरीयता शेयर जहां भुगतान योग्य लाभांश संचित होता है यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो। डिवेंचर, कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड जो एक निश्चित ब्याज दर पर होते हैं, आमतौर पर विशिष्ट तिथियों पर तय होते हैं और डिवेंचर के मोचन पर एक विशेष तिथि पर मूल्य राशि चुकाई जाती है। इसके पश्चात आता है हमारा एसटीटी, जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यह एक कर है, यह एक टैक्स है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई सभी लेन देन पर समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार इसे लगाती है, राज्य सरकारें नहीं लगाती। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन कर नियम 2004 को अधिसूचित किया और एसटीटी 1 अक्टूबर 2004 से प्रभावी हो गया। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, IIFCL एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी है जिसे 2006 में स्थापित किया गया था ताकि एक विशेष प्रयोजन वाहन जिसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कहा जाता है के माध्यम से व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इसके व्यापक रूप से SIFTI के रूप में जाना जाता है। IIFCL से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्रों में आते हैं आपके परिवहन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता,
संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल है। 31 मार्च 2017 तक कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी क्रमश 6,000 करोड़ रुपए और 4,002 करोड़ रुपए थी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा IIFCL है, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका विजन क्या है। तो भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, को बढ़ावा देना और विकसित करने के लिए अभिनव वित्त पोषण समाधान प्रदान कर। IIFCL का मिशन क्या है? बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने में मुख्य दक्षताओं का विकास करना, अत्यधिक संलग्न कर्मचारियों की एक टीम विकसित करें जो कि पेशेवर तरीके से और सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए सेवाएं प्रदान करें। याद रखिएगा, इस टाइम पे जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें आता है कि IIFC क्या करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट। तो देखिए, यह देश में नामित क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में संलग्न है, जिसमें प्राथमिकता, जिसे हम कहते हैं PPP परियोजनाओं को दी जाती है। PPP क्या होता है आपका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसमें जो आपकी सरकारी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है वो, और जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनियां हैं वो, ये दोनों मिलकर ही कार्य करती हैं। तो उनकी जितनी भी आपके कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम PPI कहते हैं, अगर कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसे सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है IIFC के द्वारा। ठीक है, और इसमें जैसे कि सड़कें और पुल हो गए आपके, रेलवे हो गया आपका, समुद्री बंदरगाह हो गया आपका, हवाई अड्डे हो गए, अंतर्देशीय जलमार्ग हो गए, शहरी परिवहन हो गया, अन्य परिवहन परियोजनाएं होगी, ये सब हो। बिजली उत्पादन, संचारण, वितरण यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जल आपूर्ति, सीवर संग्रह, उपचार और निपटान प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों में अन्य भौतिक बुनियादी ढांचा। फिर आता है हमारा गैस पाइपलाइन, शहरी संस्थान, अस्पताल, सम्मेलन केंद्र, होटल, कोल्ड स्टोरेज चेन, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये सभी इसमें शामिल। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बुलाते हैं एक्सिम बैंक। भारत सरकार द्वारा स्थापित ये 1982 में भारत का निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत निर्यात ऋण के प्रदाता के रूप में कार्य करना शुरू किया, जो कि वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों का अनुकरण करता है। यह प्रौद्योगिकी के आयात और निर्यात उत्पाद विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट और विदेशी निवेश सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है। श्री RC शाह 1982 से 1985 तक पहले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक थे, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें मिलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक, यानी जो एक्सिम बैंक बनाया गया इसके असल में उद्देश्य क्या थे। देखिए, निर्यातकों को और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगी संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य करना। फिर आता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सिडबी। तो सिडबी की जो स्थापना थी वो 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, ताकि जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, MSME हैं, उनके क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य किया जा सके। इसी तरह की गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्य के समन्वयन के लिए भी सिडबी MSME क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में काम कर रहा है। इसमें नवाचारी क्रेडिट प्लस मॉडल शामिल है, जहां क्रेडिट को MSME के लिए परामर्श और मार्गदर्शन सुविधाओं के साथ पूरक किया जाता है। सिडबी की कुछ अन्य क्रांतिकारी पहलों में भारत में MFI नेतृत्व वाले माइक्रो फाइनेंस आंदोलन शामिल है, जिसमें 100 से अधिक MFIs को पोषित और मजबूत किया गया है और SBFs के निर्माण को सुगम बनाया गया है। MSME क्षेत्र के लिए कुशल ऊर्जा और सतत विद्युत की संस्कृति को पेश किया गया है। सिडबी का मिशन क्या है?
एमएसएमई के लिए क्रेडिट प्रवाह को सुविधाजनक और मजबूत करना, और एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को संबोधित करना। सिडबी का दृष्टिकोण एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में उभरना, इसे मजबूत, जीवंत और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना, सिडबी ब्रांड को पसंदीदा और ग्राहक अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करना। इसके बाद हम बात करें सिडबी की शेयरधारता पैटर्न। भारतीय स्टेट बैंक का 16.73% है, भारत सरकार का 50.40% है, भारतीय जीवन बीमा निगम का 14.25% है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 100%। अब हम बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी की। सचिवों की समिति ने डॉक्टर सी रंगराजन, तत्कालीन डिप्टी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समूह का गठन किया ताकि प्रस्ताव की जांच की जा सके और राष्ट्रीय आवास बैंक को एक स्वायत्त आवास वित्त संस्थान के रूप में स्थापित करने की सिफारिश की जा सके। उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 1988 के केंद्र बजट को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को आवासीय वित्त के लिए एक शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित करने का निर्णय घोषित किया। 1988 की राष्ट्रीय आवास नीति ने एनएचबी को आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की। एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। एनएचबी पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है, जिसे पूरे चुकता पूंजी का योगदान दिया। एनएचबी के मामलों और व्यवसाय की सामान्य देखरेख दिशा और प्रबंधन अधिनियम के तहत निदेशक मंडल में निहित है। एनएचबी का मुख्य कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित। एनएचबी की प्रस्तावना। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की प्रस्तावना एनएचबी के बुनियादी कार्यों का वर्णन करती है। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य समर्थन प्रदान करना और से संबंधित या उसके सहायक मामलों के लिए। एनएचबी का दृष्टिकोण आवासीय वित्त बाजार में स्थिरता के साथ समावेशी विस्तार को बढ़ावा दे। मिशन क्या है? सभी जनसंख्या वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार की संभावनाओं को दोहन और प्रचार करना, जिसमें निगम और मध्यम आय वर्ग के आवास पर ध्यान केंद्रित करना है। एनएचबी के उद्देश्य क्या है? सभी जनसंख्या वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुहृद, स्वस्थ व्यवहार और किफायती आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना और आवास वित्त प्रणाली को समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करना। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आय समूह की पर्याप्त सेवा के लिए समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और उन्हें आवास के लिए चैनलाइज करना। आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना। आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधिनियम के तहत पर्याप्त नियामक और पर्यवेक्षण प्राधिकरण के आधार पर निर्माण योग्य भूमि और आवास के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करने, देश में आवास स्टॉक को उन्नत करने के लिए आवास के लिए सीमित भूमि की प्रदाता और आपूर्तिकर्ता के रूप में सार्वजनिक एजेंसी को उभरने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई के बारे में। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। 1948 में एक सामूहिक निगम के रूप में स्थापित था। आईएफसीआई के तहत 7 सहायक कंपनियों और एक सहयोगी का प्रबंधन करता है। यह उद्योगों के विविध विकास के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। वित्त पोषण गतिविधियों में हवाई अड्डे, सड़कें, दूरसंचार, बिजली, रियल एस्टेट, विनिर्माण सेवा क्षेत्र और अन्य संबंध उद्योग जैसे कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी ने देश भर में स्टॉक एक्सचेंज, उद्यमिता विकास संगठन, परामर्श संगठन, शैक्षिक और कौशल विकास संस्थानों जैसे कई विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आधार मध्यस्थों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करें कॉर्पोरेट रणनीति के बारे में। उद्योग को विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदाता बनाना, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धी, सक्षम और संवेदनशील बने रहना, ग्राहक केंद्रित समाधान डिजाइन करना, आईएफसीआई की प्रतिष्ठा और छवि को बढ़ाना। अब हम बात करें डिस्ट्री की या विजन की। औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अग्रणी विकास संस्था बनना और देश और आर्थिक विकास वृद्धि के लिए प्रभावशाली भागीदार बनना। मिशन क्या है? देश में सतत औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने के लिए
वित्त उद्योग और बुनियादी ढांचे में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और मुख्य दक्षताओं का लाभ उठाना। सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने वाले प्रतिस्पर्धी ग्राहक अनुकूल और विकास उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना। यहाँ पे हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि बात करें समरी की, देखिए हमने यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार देखा, बाजार प्रतिभागी देखे, फिम्डा देखा, पूंजी बाजार देखा, प्रतिभूतियों का अवलोकन देखा, IIFCL को देखा, एक्सिम बैंक देखा, सिडबी देखा, NHB देखा, IFCI देखा, और इसी के साथ हमने इस लेक्चर को कर लिया है समाप्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी पढ़ी हैं उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।